हाँ चलो आ जाओ। अब हो रहा है ना। अब देखो, अकबर के बारे में हम देख रहे हैं, इसके पहले हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अकबर का जो पिता था वो कौन था? हुमायूं था। और हुमायूं के बारे में हमने उस दिन पिछले क्लास में पढ़ा था और मैंने बताया था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो जो वो दीनपनाह नगर की स्थापना किया था, देखो उसका दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य तो हमने देखा कि वो उसमें आराम करता था, अफीम पीता था, मुजरा देखता था, गाना नाच गाना देखता था। लेकिन दूसरा उसका एक और उद्देश्य इतिहासकार बताते हैं कि वो एक अपनी दूसरी राजधानी के रूप में दीनपनाह की स्थापना किया था कि अगर दिल्ली पे कोई शासन, कोई आक्रमण करके और उस पर जो हथिया लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है, तो हम दीनपनाह पे शासन करेंगे, वो हम मेरी राजधानी के रूप में काम करेगा। ठीक है। अब होता क्या है, हुमायूं को देख ही रहे हो, जब कोई युद्ध हो रहा है, युद्ध करने के बाद जाके दीनपनाह के अंदर चला जा रहा है और वहाँ पे क्या कर रहा है? अफीम पी रहा है ना, पी के एकदम मस्त नशे में मुजरा देख रहा है। अब एक शासक, दिल्ली का शासक मुजरा देखने में व्यस्त है ना, और एक राजा के लिए ये बहुत ही घातक होगा, है ना। अब कहा जाता है कि इसकी मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि उसी दीनपनाह में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था, और उसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से जब वो उतर रहा था तो वो लड़खड़ा के सीढ़ियों पर से गिर पड़ा और उसके कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? दीनपनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई? हुमायूं की मृत्यु हो गई। क्लियर हो गई बात। अब देखो, हुमायूं की मृत्यु हो गई, इसका लड़का था कौन? अकबर। अब कहता है कि जो अकबर है ना, इसका जन्म कब हुआ था? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अकबर की कहानी को, है ना। कहा जाता है कि 15 अक्टूबर, ये डेट फिक्स नहीं है, मैं लगभग में बताता हूँ, ठीक है ना। अब ये मत ढूंढना कि 15 अक्टूबर है कि 16 अक्टूबर है कि 13 अक्टूबर, अब इसमें हम नहीं फंसना है, लगभग में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी, है ना। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी का समय आता है और अकबर का जन्म, है ना, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में होता है। ये प्रश्न बन चुका है, तो याद रखिएगा 15 अक्टूबर 1542 को जो अकबर का जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? तो अमरकोट के राजा थे, अमरकोट के राजा कौन थे? वीरसाल के महल में किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, डेट कब हुआ था और कहाँ हुआ था। और अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से वो हुमायूं का विवाह कब हुआ था? जब वह निर्वासित जीवन जी रहा था 15 वर्षों का, तो हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु थे, क्या नाम था? मीर बाबा दोस्त की पुत्री हमीदा बानो बेगम से किसका विवाह होता है? हुमायूं का। और उसी हमीदा बानो बेगम से एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम था अकबर। क्लियर हो गई बात। अब जैसे जब अकबर का जन्म हुआ, उस समय हुमायूं जो है ईरान भाग गया। हुमायूं कहाँ भाग गया था? ईरान भाग गया था। तो अकबर अभी नवजात शिशु, अब उसका संरक्षण कौन करे, कौन पाले पोसे, लालन पालन कौन करे इसका? तब कहा जाता है, इतिहासकार लिखते हैं कि इसके चाचा जो कामरान थे, इसके चाचा कौन थे? कामरान, उनके हाथों में अकबर पड़ा और कामरान ने इसका जो है लालन पालन किया। क्लियर हो गई बात इतनी। अब उसके बाद ध्यान से देखो, कहा जाता है कि जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई, हुमायूं की जिस समय मृत्यु हुई, उस समय जो अकबर था वो यहाँ पे था। कहाँ पे था? यहाँ पे था। यहाँ पे कौन सा राज्य है? पंजाब। तो जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर कहाँ पे था? पंजाब में था। और पंजाब में क्या कर रहा था भाई? तो पंजाब में अफगानी विद्रोहियों को शांत करने के लिए एक अभियान चला रहा था, और उस अभियान का नेतृत्व कर रहा था कौन? अकबर। अफगानों के विद्रोह को दबाने के लिए जो अभियान चल रहा था, उस अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था?
अकबर कर रहा था पंजाब में। उसी समय हुमायूं की मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है इसको। और मैं आपको बता दूं, इसी समय पंजाब में ही, ठीक है, कहा जाता है कि 14 फरवरी, कब बाबू, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में, कब बाबू, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब में ही एक कलानौर जगह है। कौन सा जगह है? कलानौर। और कलानौर में ही अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। ये प्रश्न आपके पीसीएस में बन चुका है, पूछा जा चुका है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो कलानौर में किया गया था। कहाँ किया गया था? कलानौर में। और कलानौर कहाँ पे था? पंजाब में। क्लियर हो गई बात? तो हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर वहीं पर मौजूद था और इसलिए वहीं पर उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। कब किया गया? 14 फरवरी 1556 में पंजाब के कहाँ पे? कलानौर या कालानौर, जो भी कह लो, कलानौर में, पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक किया गया। अब जब अकबर का राज्याभिषेक हो रहा था, अब देखो कहानी में मजा आएगा आप लोगों को, है ना। अब हुमायूं मर गया, उसका लड़का अकबर, पंजाब में। और हुमायूं ऐसा शासक जो पूरी की पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके रखा हुआ था, एक सुदृढ़ शासक नहीं था। आप देख रहे थे ना, जाके दीनपनाह के भवन में वो क्या कर रहा था? अफीम पी रहा है, शराब पी रहा है, डांसरों को बुला के नाच गाना देख रहा है। और एक शासक के अंदर एक ऐसा अगर गुण होगा तो वह शासक अपने राज्य में स्थिरता कभी बना के नहीं रख पाएगा, है ना। पूरी शासन व्यवस्था, पूरी शासन प्रणाली छिन्न भिन्न करके रख दिया था, है ना। जो जहां था वहीं पे अपने आप को शासक, खुद को शासक मान के और शासन सत्ता को चला रहा था। क्लियर है? तो अब पूरी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न थी। हुमायूं जब मरा तो पूरी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न। अब अकबर जब आएगा, उसके सामने जो साम्राज्य जो विरासत में मिलेगा उसको, वो मिलेगा बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ। क्या मिलेंगी विरासत में उसको? चुनौतियाँ मिलेंगी, बहुत ज़्यादा खतरे का सामना करना पड़ेगा अकबर को। क्यों? क्योंकि उसका बाप पियक्कड़ था। क्या था? उसका बाप क्या था? पियक्कड़। अब पियक्कड़ था मतलब नशेड़ी था, तो वो सारी व्यवस्थाओं को क्या कर रखा था? छिन्न भिन्न कर रखा था। ठीक है। और अकबर मात्र 13 साल 4 माह का लड़का, राज्याभिषेक होता है। 13 साल 4 महीने लड़के का उम्र, बताओ कैसा होगा, कितना छोटा उम्र। इतने छोटे उम्र में अकबर का जो है राज्याभिषेक होता है, और इतने छोटे उम्र में इसके सामने चुनौतियों का भरमार आ जाता है, चारों तरफ से चुनौतियाँ। अब जैसे ये शासक बनता है, वैसे ही देखो इसके सामने कौन कौन चुनौतियाँ आती हैं। उन चुनौतियों को हम देखते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे जैसे ही वो बना शासक, तो यहाँ पे आपको पता है क्या है? दिल्ली है। यहीं पर उत्तर प्रदेश में क्या है? आगरा है। और उसी समय 1556 ईस्वी के आसपास, है ना, जब शासक बना अकबर, दिल्ली और आगरा में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। बहुत भयंकर भयावह अकाल पड़ा था। और उस अकाल के कारण वहाँ पे महामारी भी फैल चुकी थी। चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ था, है ना। और देखो ये शासक बना है, और शासक की जिम्मेदारी होती है कि अपने राज्य में कहीं पे भी कुछ होता है तो उसको जो है सही रूप से सही करे, है ना। अब इसके सामने एक परेशानी आकर खड़े हुए, अकाल, भूखमरी, है ना, महामारी, चारों तरफ बीमारी ही बीमारी फैला हुआ है। अब करे तो करे क्या? और दिल्ली और आगरा का जो क्षेत्र था वो मुगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता था, है ना। मुगल वहाँ पे शासन कर रहे थे। क्लियर हो रही है बात? उसके बाद पहली चुनौती हम देख रहे हैं, दिल्ली और आगरा के बीच में क्या आ गया? अकाल। क्या पड़ा? अकाल या फिर महामारी। उस अकाल से महामारी उत्पन्न हो गई, है ना, चारों तरफ। अब एक चीज ध्यान दो,
यहाँ से एक प्रश्न हिंदी में पूछा जाता है, याद आ रहा है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में आता है दुर्भिक्ष, है ना। अकाल जो होता है उसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दुर्भिक्ष। अगर कहीं शब्द आए तो समझ लेना अकाल की बात हो रही है, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम, समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। तो दिल्ली और आगरा में अकाल पड़ा हुआ है। पहली चुनौती अकबर के सामने खड़ी है सीना तान के। दूसरा, यहीं पर चुनार का किला है। किसका किला है, चुनार का किला है। और यहीं पे चुनार के किला के पास जो मिर्ज़ापुर का इलाका है ना। मिर्ज़ापुर देखे हो वेब सीरीज, कितने लोग देखे मिर्ज़ापुर वेब सीरीज? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे तो अच्छा लगा। बहुत अच्छा वेब सीरीज है, ठीक है ना। रियल कहानी स्टोरी पे बना हुआ है मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर में चुनार का किला, और चुनार में बैठा है आदिल शाह। कौन बैठा है बाबू? आदिल शाह बैठा हुआ है। और आदिल शाह, याद करो, शेर शाह सूरी, याद आ रहा है? तो आदिल शाह शेर शाह सूरी का भतीजा था। कौन था ये? कौन था? शेर शाह सूरी का कौन था भाई? भतीजा था। भतीजा में बड़ा ही रहता है ना, सही है, बड़ी रहेगा। तो कौन था शेर शाह सूरी का भतीजा? आदिल शाह। और आदिल शाह यहाँ पे चुनार में दरबार लगा रहा था बेखौफ। उस समय आपने देखा था कि शेर शाह सूरी को हराया था किसने? हुमायूं ने। चुनार के किले पर कब्जा किया था किसने? हुमायूं ने। और कब्जा करने के बाद किसको दे दिया था? शेर खां को दे दिया था, शेर शाह सूरी को दे दिया था। और शेर शाह सूरी से जो संधि हुई थी, संधि में क्या कहा गया था कि आप हमारे मुगलों के हमेशा वफादार बन के रहोगे, है ना। लेकिन वो वफादार बन के नहीं रहा। अब हुमायूं एकदम नशेड़ी आदमी, तो ये क्या करेंगे? अपने अपने क्षेत्र पे शासन करेंगे। तो इसका जो भतीजा था आदिल शाह, वो चुनार में दरबार लगा रहा है बेखौफ। मुगलों का कोई खौफ ही नहीं है। अब अकबर शासक बन चुका है इस समय, और ये दरबार लगा रहा है। तो ये भी एक चुनौती है कि भाई शासक मैं हूं और तुम दरबार लगा रहे हो, तुम खुद अपने आप को राजा समझ रहे हो। क्लियर हो गई बात? तीसरी चुनौती, उत्तर पश्चिम इलाके में सिकंदर डेरा डाला हुआ था, है ना। उत्तर पश्चिम इलाके में पंजाब के पास सिकंदर अपनी सेना के साथ बैठा हुआ है कि बाब अकबर निकले तो मैं समझाऊं उसको। तो तीसरी चुनौती उसको उधर सीना तान के खड़ी है। दो चुनौतियां अंदर खड़ी हैं, ठीक है। इसके बाद बंगाल में इब्राहिम खान, इब्राहिम यहां पे शासन कर रहा है। यहां पे चौथी चुनौती। अब चुनौतियों से भरा पड़ा है पूरा अकबर का जीवन काल जैसे ही शासक बनता है। अब इस चुनौती से कैसे पार घाट लगेगा उसका, अब ध्यान से सुनना, यहाँ से कहानी मोड़ लेगी। तो पहली बात ये समझ में आ गया कि जैसे ही अकबर का राज्याभिषेक हुआ, अकबर शासक बना, वैसे उसके सामने क्या आई? चुनौतियाँ आईं, समस्याएं आईं। और उन समस्याओं का सामना करते हुए अकबर क्या करेगा? दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। क्लियर है? अभी अकबर दिल्ली नहीं पहुंचा है। कहाँ है? पंजाब में है। जब तक वो दिल्ली नहीं पहुंचेगा, दिल्ली का शहंशाह नहीं माना जाएगा, नहीं कहा जाएगा। भले मुगल सेना जो है उसको अपना शासक मान चुकी है, लेकिन अभी भी पूरा व्यवस्था चरमराया हुआ है, गड़बड़ है, ठीक है। अब देखो क्या करता है। यहीं पे एक मोड़ आता है और एक बहुत ही महान योद्धा का नाम आता है जिसका नाम है हेमू। क्या नाम है? हेमू। ये इतिहासकार लिखते हैं कि 22 लड़ाइयां लड़ा था। कितना लड़ाई लड़ा था? 22 लड़ाइयों को लड़ा था। इतना बड़ा योद्धा था कि एक भी युद्ध हारा नहीं था। 22 युद्ध लड़ा, लेकिन एक भी युद्ध नहीं हारा। सतीश चंद्रा किताब में लिखा हुआ है ये पूरी जानकारी, ठीक है। मैं अपने पास से कोई कहानी बता नहीं रहा हूँ, सब किताबों में है ना। लड़ाइयाँ, चल अरे तुम लोग बना लिया करो भाई। तो 22 लड़ाइयाँ लड़ा था और एक में भी पराजित नहीं हुआ था। इसका मतलब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना बड़ा योद्धा था। अगर एक भी हारा होता तब तो। अब ये 22 का 22 जीत रहा है। आप टेस्ट दे रहे हो तो 100 में 100 नंबर पा रहे हो, इसका मतलब बहुत टैलेंटेड हो, है ना भाई। माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा?
आप आईएएस का पेपर देने गए 500 नंबर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए हो। अब ये 22 का 22 100 में 100 पा रहा है युद्ध में, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा योद्धा। अब इसको अडॉप्ट कर लेगा कौन? आदिल शाह। आदिल शाह कहेगा अरे हेमू यार आ जाओ मेरे पास आओ। और जैसे ही हेमू को बुलाएगा, हेमू इतना बड़ा योद्धा, आदिल शाह अपने लाभ के लिए इसको अपने तरफ खींचेगा, कहेगा आ जाओ हेमू मेरे पास। हेमू जाएगा तो हेमू को एक उपाधि देगा। उपाधि का नाम क्या है? हेमू को आदिल शाह एक उपाधि देगा और उपाधि देकर अपना वजीर नियुक्त कर देगा। क्या कर देगा? वजीर। अब हेमू को, जो आपका आदिल शाह है, आदिल शाह हेमू को क्या करेगा? वजीर बना देगा। वजीर बना दिया हेमू को। विक्रमजीत की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था ये भी याद रखना। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमजीत की उपाधि की, क्या है गलती लिखता हूँ जी, विक्रमजीत की उपाधि दिया। ठीक है ना? ये आप पॉइंट याद रखना, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विक्रमजीत की उपाधि हेमू को किसने दिया था? तो आदिल शाह ने दिया था। आदिल शाह कौन था? तो शेर शाह सूरी का भतीजा था। क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ। तो हेमू को अपने पास बुलाता है, कहता है यार तुम तो विजेता हो, चलो तुमको मैं एक उपाधि देता हूँ, विक्रमजीत की उपाधि, और तुमको मैं अपना वजीर नियुक्त करता हूँ। और वजीर बना के आदिल शाह इसको एक काम सौंपता है इसके जिम्मे में। कहता है कि अब तुम हमारे वजीर हो, तुम्हारे पास अब पावर और सेना दोनों रहेगा, है ना? मेरे पूरा चुनार का सैनिक तुम्हारा साथ देगा। और इसको काम क्या सौंपता है? काम सौंपता है कि भारत से मुगलों को भगा दो, मार मार के, पटक पटक के मारो, जैसे मारना है मारो, लेकिन मुगलों को भारत से खदेड़ दो। तो ये काम किसको सौंपा गया था? हेमू को सौंपा गया था। और हेमू उसी दिशा में आगे बढ़ा और यहाँ से सेना लेके निकला। कहाँ से निकला? चुनार से निकला। कहाँ पहुँच गया? आगरा पहुँच गया। युद्ध लड़ा और हेमू आगरा पे कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? आगरा पे कब्जा कर लिया। आगरा मुगलों का गढ़ था। आगरा किसका गढ़ था? मुगलों का गढ़ था। वहां पे कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद यही नहीं रुका, वो आगे बढ़ा। आगे कहां बढ़ेगा? दिल्ली जाएगा। क्योंकि दिल्ली पे कब्जा, इसका मतलब भारत पे कब्जा। दिल्ली पे कब्जा का मतलब भारत पे कब्जा। और सभी लोग भारत पे ही शासन करना चाहते थे। अब हेमू यहां से यहां निकला, आगरा पे कब्जा किया। आगरा से जैसे ही दिल्ली बढ़ा, पूरी अपनी सेना को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण इसकी सेना में तोप खाना। क्या लेकर बढ़ा था? तोपों का जकीरा लेकर निकला अपने साथ। तोप खाना लेके निकला, पूरा एक दल लेके निकला और भारी संख्या में सैनिकों को लेकर निकला और दिल्ली पर धावा बोल दिया, आक्रमण बोल दिया। और इतना घमासान युद्ध हुआ, बहुत सारे मुगलों की हत्या कर दिया, मार डाला, भगा दिया। कितने लोग डर के मारे दिल्ली छोड़कर भाग गए। और हेमू दिल्ली के बहुत ज्यादा भूभाग पर, मतलब दिल्ली के नगरों पर कब्जा कर लिया। अब ध्यान से देखो, अकबर पंजाब में बैठ के देख रहा है, कह रहे यार शासक मैं हूँ, युद्ध ये लड़ रहा है और आके कब्जा ये कर रहा, मैं हाथ पे हाथ कब तक धर के बैठूं, है ना? अब ये दिल्ली के नगरों में घुस चुका है। दिल्ली के नगरों पे हेमू का कब्जा। अब अकबर जाग रहा है। बच्चा है, क्या है ये? बच्चा है, जाग कर ही क्या करेगा, है ना? लेकिन इसका एक संरक्षक बैरम खान, क्या नाम था? अकबर का संरक्षक था। कौन? बैरम खान। बैरम खान इसका संरक्षक था। किसका? अकबर का संरक्षक। अकबर का संरक्षक था। और देखो, जिस समय अकबर का राज्याभिषेक हुआ, उस समय दिल्ली और आगरा में मुगल सेना छिन्न भिन्न हो गई थी। उसके आत्मविश्वास में कमी आ गई थी। वो इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि एक कुशल नेतृत्व नहीं था उसके पास, मुगल सेनाओं के पास। लेकिन बैरम खां ये
कठिन कार्य को अपने हाथ में लेता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाता है। जैसे ही देखता है कि हेमू दिल्ली के नगरों पे कब्जा कर लिया है ना, बैरम खां यहाँ से उठता है और कहता है कि जितने मुगल हो, मुगल सैनिकों जाग जाओ, अब आ गया है वक्त युद्ध लड़ने का। और अपने मुगल सैनिकों में उत्साह भरता है और मुगल सेना को एकत्रित करता है ना, इकट्ठा करता है। और पूरी मुगल सेना को इकट्ठा करने के बाद कहता है कि चलो दिल्ली। वहाँ पे हेमू डेरा डालकर बैठा हुआ है, चलो दिल्ली, और उसको वहाँ से भगा डालते हैं और तब जाके दिल्ली पे मुगलों का शासन स्थापित होगा। अब देखो इधर से तैयारी करके आ रहा है कौन? बैरम खान और अकबर। बैरम खान कौन? अकबर का संरक्षक। अकबर को लेके युद्ध के लिए आगे बढ़ा। अब पंजाब से आगे बढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। हेमू दिल्ली से अपनी सेना और तोपखाना लेकर आगे बढ़ रहा है ना। पंजाब से अकबर, दिल्ली से हेमू। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अकबर और हेमू। पंजाब से कौन आ रहा है? अकबर, और उधर से हेमू आ रहा है। और यहीं पे बीच में हरियाणा और दिल्ली के बीच में एक जगह है जिसका नाम है पानीपत। क्या नाम है? पानीपत। अब दोनों सेनाएं यहाँ पे पानीपत के मैदान में, पानीपत, यहीं पे पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा, है ना। प्रथम युद्ध पढ़ाए थे, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी, उसी में उसकी हत्या कर दी गई थी। तब जाके मुगल वंश का स्थापना हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध था। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच? ये प्रश्न बन चुका है, आएगा तो छोड़ दोगे ना? ना, अच्छी बात है। अब दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने खड़ी हैं, है ना। इसके पास भी बहुत बड़ी सेना, हेमू के पास भी बहुत बड़ी सेना, और प्लस हेमू के पास एक एक्स्ट्रा चीज था। क्या था? तोपखाना। और उसके दम पे हेमू का साहस एकदम बुलंदियों को छू रहा था कि अरे भाई आप आओ तीर भाला लेकर, मैं तोप से उड़ा दूंगा, मेरे पास तोप है। हेमू डायलॉग मारा बैरम खां को, कहा कि तुम्हारे पास क्या है? नहीं, वो अमिताभ बच्चन वाला कौन सा डायलॉग है? बैरम खां कहा कि मेरे पास सैनिक है, पैदल सेना है, घुड़सवार है, हाथी वाली सेना है, भाला है, तलवार है, चाकू है, छुरी है, तुम्हारे पास क्या है? तो हेमू ने कहा मेरे पास तोप है। तो अब इसके पास तोप, दोनों सेना आमने सामने खड़ी है। अब घमासान युद्ध होता है पानीपत के मैदान में, बहुत भयंकर युद्ध। दोनों तरफ से सैनिक एक दूसरे का गला काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, सर धड़ से अलग हो जा रहा है। चारों तरफ रक्तपात ही रक्तपात, है ना। चारों तरफ केवल खून की नदियां बह रही हैं, खून ही खून, जिधर देखो उधर ही खून, खून खराबा हो रहा है यहाँ पे पानीपत के मैदान में, ठीक है। अब वहां पे हेमू के पास तोपखाना, तोप चला रहा धकाधक, पूरा जो है तोप ही तोप मार के सब उड़ा दे रहा है। जिस सैनिक को तोप लग रहा उसकी चिथड़ी भी नहीं मिल पा रही थी, पूरा का पूरा चिथड़ी उड़ जा रहा था शरीर का। इतना भयंकर युद्ध हुआ। अब बैरम खां सेना का नेतृत्व कर रहा था अकबर की तरफ से। देखा कि अरे अब हम लोग हार जाएंगे, अगर इसके तोप को शांत नहीं किया गया तो हमारी सेना क्या हो जाएगी? हार जाएगी। मुगल सैनिकों को आदेश देता है बैरम खां, कहता है कि जाओ सबसे पहले उसके तोपखाने पर कब्जा कर लो। जब तक उसका तोपखाना कब्जा में नहीं आएगा हम युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। तो मुगल सेना इसके आदेश का पालन करती है और जाती है युद्ध क्षेत्र में, लड़ते लड़ते हेमू के तोपखाने पर कब्जा कर लेती है। अब तोपखाने पे कब्जा होने के बाद भी हेमू रुकता नहीं है। कहा जाता है कि हेमू के युद्ध की गति में कोई कमी नहीं आती, उसी गति से युद्ध करता है और दुश्मनों का सड़ धड़ से अलग करता है, क्योंकि महान योद्धा था, 22 युद्ध लड़ने का अनुभव था, युद्ध का बहुत ही कुशल नेतृत्व कर रहा था। हाँ, तोपखाने के चले जाने का गम नहीं था इसको, है ना। अकेले युद्ध में डटा था, धड़ से अलग कर रहा था, सर को मार रहा था, काट रहा था। लेकिन लड़ते लड़ते अचानक युद्ध में ही एक उड़ता हुआ कहीं से तीर आया और हेमू की आंख में लग गया।
हेमू की आंख में घुस गया तीर, और जैसे ही हेमू की आंख में तीर लगा, हेमू युद्ध क्षेत्र में वहीं पे गिर पड़ा, और गिरने के बाद वो बेहोश हो गया। और जैसे ही वो बेहोश हुआ, मुगल सेना उसको पकड़ ली, और पकड़ के हेमू की पानीपत के मैदान में हत्या कर दी गई, और इस तरह से पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर जीत गया। क्या हो गया? अकबर जीत गया, और जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब यहाँ पे अकबर का शासन शुरू दिल्ली से। तो ये अकबर ऐसे ही राजा नहीं बना, देख रहे हो कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए युद्ध को जीतने के बाद अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और दिल्ली का शहंशाह कहलाया। बात समझ में आ गई? ये थी कहानी। अभी अकबर बैठा, अकबर की बहुत बड़ी कहानी है ना। अभी हल्दी घाटी का युद्ध बहुत बड़ा कहानी। तो कुछ हम लोग फैक्ट देख लें अभी, जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर कहानी अगले दिन और आगे बढ़ेगी। अभी दिल्ली का राजा बना दिए गए, और थोड़ा सा और कुछ इसके बारे में कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। क्लियर है बाबू? इसमें किसी को दिक्कत? कहानी समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ लिखना है क्या आपको? अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो अब फैक्ट मैं बताऊं। आजा भाई, जल्दी जल्दी हम लोग और फैक्ट देख लेते हैं। अब देखो, पानीपत का युद्ध हो गया 5 नवंबर 1556। इसमें अकबर जीत गया, और अकबर जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो क्या किया, ध्यान से देखो। मिटा दे क्या, मैं रहने दे रहे हैं। हाँ चलो आ जाओ सब लोग सीधे हो जाओ। तो पहले एकदम अब ये बुढ़े हो गए हो, सीधे हो जाओ तो। हाँ चलिए अब आइए, देखिए इधर अपना मुखड़ा इधर कीजिए। चलिए देखिए, मेरी बातों का बुरा मत माना कीजिएगा, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ। देखो, अकबर जब है 5 नवंबर 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध को जीत लेता है, तो दिल्ली पे उसका कब्जा हो जाता है। तो कहा जाता है कि उपाधि ग्रहण करता है, और उस उपाधि को लेकर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। उस उपाधि का नाम क्या था? तो अकबर जो है जलालुद्दीन 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 मुहम्मद अकबर बादशाही या बादशाही गाजी, इतना लंबा चौड़ा उपाधि लिया था। ये क्या है बाबू? उपाधि है ना। अकबर जैसे ही जीता, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कौन सी उपाधि लिया था? जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि लेकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अब अकबर से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। कहता है पहला, अकबर की माता का नाम आपके परीक्षा में पूछा गया है, तो बताओ। हमीदा बा। चलो, तो ये सारे पॉइंट हैं, फिर देख लो एक बार, उसको बढ़िया से लगा दो बाबू। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक। तो देखो, माता का नाम क्या था? हमीदा बानू बेगम। बचपन का नाम अकबर के जलाल था। उनके गुरु का नाम अब्दुल लतीफ ईरानी, और संरक्षक कौन था? बैरम खान। और इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556। कहाँ हुआ था? पंजाब के कलानौर में हुआ था। अब देखो, यहाँ से जो छठवां पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जामों में हूबहू पूछ दिए जाते हैं। छठवां जो पॉइंट कहता है कि जब ये अकबर है, अकबर सर्वप्रथम है ना, अकबर सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। कछवाहा राजपूत, ये जो राजस्थान का इलाका है और जो कुछ मध्य प्रदेश का इलाका, यहीं पे जो राजपूत रहते थे, उन राजपूतों को कहा जाता था कछवाहा राजपूत। कौन सा राजपूत? तो आपसे पूछा गया है कि अकबर अपना वैवाहिक संबंध राजपूतों के साथ स्थापित किया था, तो किसके साथ किया था? तो याद रखना है, कछवाहा राजपूतों के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो आप ये याद रखिएगा, अकबर सर्वप्रथम कछवाहा, च रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा।
कछवाहा राजपूतों के साथ क्या किया था? वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो आप ये पॉइंट याद रखना, लिखो इसको। कछवाहा राजपूतों के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। हाँ, लिख लिए। अब देखो ध्यान से, जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया, कहा जाता है कि आमेर के राजा कौन थे भाई? आमेर के राजा बिहारी मल, या उसी को हम भारमल कहते हैं। बिहारी मल को ही क्या कहते हैं? भारमल। तो मैं दोनों नाम लिख दे रहा हूं, बिहारी मल, या फिर इसी को कहते हैं भारमल। भारमल की पुत्री कौन थी? हरखा है कि हरखा बाई। इन्हीं का बाद में नाम आता है जोधाबाई। इन्हीं को क्या कहते हैं? जोधाबाई, है ना। तो आमेर के राजा बिहारी मल भारमल की पुत्री हरखाबाई या जोधाबाई से अकबर क्या करता है? अकबर विवाह करता है ना, विवाह करता है। एक ये पॉइंट हो गया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से अकबर विवाह किया तो किससे किया था? तो आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई या फिर जोधाबाई से किया था। ये पहला राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था अकबर, पहला। क्या कह रहा है? तुम भी करेगा? हाँ, अब आ जाओ। एक पॉइंट यहां से और याद करो, सुनो। एक पॉइंट का, जोधाबाई से जो शादी करता है अकबर, इसी जोधाबाई से एक संतान उत्पन्न होता है जिसका नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम। इसी का बाद में नाम पड़ता है जहांगीर। क्या नाम पड़ता है? जहांगीर। तो अकबर के बाद यही आता है, जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। अब हम अकबर के बाद जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। तो जहांगीर आया कहाँ से? तो ये जोधाबाई का पुत्र था। ठीक है, ये याद रखिएगा। हो गया? जल्दी से लिखिए। चलिए, एक बार आपको बोलना है। तैयार हैं? चलो सीधे हो जाओ। तो तुम लोग हम ही से मेहनत करवा रहे हो, तुम लोग कर लो थोड़ा। चलो बताओ, अकबर कौन सा उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा? देखो, बोर्ड पे देख के बोलना है। अगर नहीं मुंह खोलोगे तो मैं अकेले खड़ा करके बुलवाऊंगा। तो सबके साथ एक साथ बोलिए। चलिए, अकबर की माता का नाम, बचपन का नाम, इसके गुरु का नाम, सबको बोलना है। संरक्षक कौन था? इसका राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ? अकबर सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कहाँ स्थापित किया था? किससे किया था? ठीक है, मिटा दूं? अब आ जाओ आगे। टाइम हो गया, छोड़ दूं? चलिए, शेष कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, शेष क्लास आपको कल मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही। लेकिन बच्चा लोग